करा रहे थे लिस्ट। ये हकीकत है कि सीएमओ साहब को राज्य मंत्री अपनी गाड़ी में ले गए, सफेद गाड़ी में ले गए। प्रश्न ये उठता है कि सरकार की कार्यवाही तुरंत शुरू हुई। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीएमओ साहब के परिवार से संपर्क किया। हाँ। कि सीएमओ साहब जहां भी हों लखनऊ में आए और उनकी बात सुनकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से शुरू से जिस समय घटना हुई उसी समय से संज्ञान में लिया गया। और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई हुई हो रही है। और उससे सीएमओ साहब संतुष्ट हैं। आप मानते हैं? ये जो ये कह रहे हैं, मैं कुशवाहा जी का अदब करता हूं। और मुख्यमंत्री का इकबाल दिखा कि सीएमओ ने कहा कि वो सरकार से संतुष्ट हैं। कुशवाहा जी ने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह ही मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। घटना 8 तारीख की है, 9 तारीख को यह घटना हुई और अखबारों में जिला अधिकारी का यह बयान छपा है कि उन्होंने सीएमओ को लखनऊ भेज दिया और पूरी घटना से प्रमुख सचिव गृह को आरएम श्रीवास्तव को अवगत कराया था। ये अखबारों में जिलाधिकारी का वर्जन है। अच्छा, अब और देख लीजिए, मैं पाठक जी की बात का जवाब दे रहा हूं। उनकी पत्नी स्वयं बयान कर रही है कि मुझे पता नहीं कहां अपहरण। नहीं, पत्नी नहीं, मैं जिलाधिकारी की बात कर रहा हूं। जिला आप और शासन प्रशासन जान लेगा। जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी बताया, उसने ये कहा है, उसका वर्जन है। हम क्या बात करते हैं? पत्नी के भी बयान आए हैं, पत्नी ने कहा है, पत्नी मौत थी। सीएमओ अकेले रहते थे गोंडा में। भाई जो खबर अपनी पत्नी को हस्बैंड करेगा, सीएमओ साहब पत्नी को पहले खबर नहीं, ये जिलाधिकारी नहीं मालूम है देने का मौका। और जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी मंत्री जी जब उनको उठा के ले जा रहे थे तब उन्होंने थोड़ा कहा था कि अपनी बीवी को बता दो कहां ले जा रहे हैं, मंत्री ही उठा के ले जा रहे हैं तुमको। भैया खबर करने का मौका तो देने देते। संज्ञान आने की बात मैं कर रहा हूं। मैं संज्ञान आने की बात कर रहा हूं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। हाँ। और जब उनके परिवार के लोगों से बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह किया। हाँ। तो उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता है कहां गए। मुख्यमंत्री जी की हम तारीफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने एक और नजीर पेश की है। डीपी यादव के बाद विनोद सिंह की छुट्टी करना ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। इससे सरकार का भरोसा बढ़ेगा। हम सभी लोग, सारे मीडिया वाले एक तरफ से तारीफ करते हैं, जनता तारीफ करती है अखिलेश यादव जी की ईमानदार कोशिशों की। लेकिन जो अखिलेश जी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, जो गाहे बगाहे ऐसी हरकतें करते हैं, उससे अखिलेश जी का इकबाल कम होता है। अखिलेश जी की जो छवि है ये लोग उसको धूमिल करते हैं जाने अनजाने। मैं इस बात को चिंतित हूं, इस बात को लेकर। कुशवाहा जी देखिए, निश्चित रूप से ये आपकी चिंता सर्वमान्य है। और इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो भी संज्ञान में आएगा किसी व्यक्ति का कुकृत्य, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी। कोई भी इंसान और कोई भी पार्टी होगी, कोई भी सरकार होगी, वही करेगी और उससे बेहतर हमारी सरकार कर रही है। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, विनोद सिंह जी का इस्तीफा ले लिया गया, मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। डाउन द लाइन मैसेज ये दिया गया कि साहब मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया, डांटा, इस्तीफा ले लिया। लेकिन विनोद कुमार सिंह साहब हर जगह हर मीडिया कैमरे के सामने कहते घूम रहे कि नहीं नहीं इस्तीफा लिया नहीं गया, मुझसे तो मांगा तक नहीं गया, मैंने तो खुद दे दिया नैतिकता के आधार पर। क्या ये सरकार की कार्यप्रणाली मुख्यमंत्री जी की ईमानदार कोशिशों पर कुठाराघात नहीं है? मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस परंपरा का कि उच्च पदों पे बैठे लोगों पे आरोप लगे और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा भी प्रकरण हो, ऐसे गंभीर आरोप लगे, उनसे त्यागपत्र मांगा जाना एक स्वस्थ परंपरा है। बिल्कुल सही बात है। और विनोद सिंह जी अगर कुछ कहते हैं तो कहने के लिए स्वतंत्र हैं वो। पर क्या विनोद सिंह जी अपना इस्तीफा अपने आप स्वीकार करा सकते थे? जो संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री जी के सुझाव पर ही महामहिम श्री राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी ही, तो इसका तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा ना। बिल्कुल हम दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा लिया है। अब ये कहना विनोद जी का कि उन्होंने दिया है, स्वतंत्र है, पर मोहन सिंह जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो हम लोगों से भी सीनियर है पॉलिटिक्स में, उनका ये कहना है कि लिया नहीं है बल्कि दिया नहीं बल्कि लिया गया है। तो इन दोनों में अगर किसी को विश्वास करना है तो मैं मोहन सिंह की बात पे ज्यादा विश्वास करूंगा। और मैं ये जरूर कहूंगा
कि सार्वजनिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पे अगर इस तरह का आरोप लग जाए, जैसा लगा है, तो किसी मुख्यमंत्री ने अगर ये कदम उठाया है तो मैं इसके लिए उनको बधाई दूंगा। बिल्कुल, हम भी बधाई दे रहे हैं, हम भी लगातार सराहना कर रहे हैं। कौन नहीं दे रहा, जरा बताइए, मैं उससे बात कर लूं। जी, कौन नहीं दे रहा बताइए, तो मैं उससे बात कर लूं। विजय बहादुर पाठक जी नहीं दे रहे हैं। विजय बहादुर पाठक जी से मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि उनके यहाँ जब आरोप लगे थे, काश वो ले लेते और दे लेते तो बात बहुत अच्छी होती। नहीं, माननीय प्रमोद जी, मेरा ये कहना है कि अभी कुशवाहा जी ने कहा कि जब ये सीएमओ साहब की घटना हुई तो मुख्यमंत्री जी ने पहले उनकी पत्नी को फोन किया। किसी जिले में जब घटना होगी, आप भी मंत्री रहे हैं, और किसी जिले में जब कोई घटना होगी तो प्रशासनिक अधिकारी से पहले आदमी जानकारी करेगा कि पहले उसके परिजनों से बात करेगा। बहुत सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री जी का, अगर उनकी पत्नी से बात किया उन्होंने, बेटे से बात किया। देखो पाठक जी, राजनीति अपनी जगह है, जी जी, पर जब सीएमओ साहब एस्कॉन करेंगे तो सबसे दुखी कौन होगा? वही जिसने उनकी मांग का सिंदूर लगा रखा है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो दुखी कौन होगा? सबसे ज्यादा अनिश्चितता में कौन होगा? वहां तो प्रशासन गया, डीएमएसपी तो दुखी होंगे ही, लेकिन अगर पत्नी से, मुझे नहीं मालूम, ये आप बता रहे मुझे। नहीं, अभी कुशवाहा जी ने ये जानकारी दी। सुनिए तो, अगर पत्नी से बात की है तो मैं आपको याद दिला दूं, जब अडवाणी जी जेल में बंद किए गए बिहार में, तो पहला काम किया गया था, ना हमारी सरकार थी, आप ही की समर्थित सरकार, और तमाम बातें थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। प्रधानमंत्री ने अडवाणी जी की पत्नी की अडवाणी जी से बात कराई थी बिहार में। तो एक अच्छी परंपरा है यार, हम सब अगर आलोचना करें, जब कुछ अच्छा हो तो अच्छा कह देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप लग रहा है पाठक जी, और अगर इस्तीफा लिया गया, चलो इतना कहते हैं कि ठीक लिया गया। हाँ, एक बात अगर कहना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा, कह दिए देर से लिया गया। नहीं, सलाह नहीं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर तो तब होती जब कोई अपराध सिद्ध हो जाता है, अपराध का श्रेणी में आ जाता है। कोई एफआईआर तो लिखा है, एफआईआर लिखा है तो। अब मैंने सुबह बयान पढ़ा उनके बेटे का, जो टीवी पे आ रहा था, कोई मुझे ऐसे ही ले रहा था, तो वो बताने को नहीं तैयार था कि उनके पिताजी ने कुछ कहा। एफआईआर बिना हुए और अगर इस्तीफा लिया गया है तो ये नैतिक मूल्यों के लिए लिया गया है, और मैं तो इस बात की इनकी तारीफ करूंगा। अगर राजनीति करनी होगी तो कह दूंगा इसे पहले ले लेना चाहिए। चलिए तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस से बहुत रोचक तरीके से, बहुत तथ्यपरक बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार हम माननीय मुलायम सिंह जी ने आज किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को नसीहत दी है, वो दिखाएंगे। फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे एक दूसरी दिशा की तरफ। तुरंत लौट के आते हैं। पहले दिखाई गुंडई, फिर बने नवाब। जब धौंस पड़ी भारी, उतर गया रुबाब। सिर्फ इस्तीफा ही काफी। टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल, चाहे हो पार्टी दफ्तर, भाजपा प्रदेश कार्यालय से मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया कांग्रेस भवन से, या फिर काउंटिंग सेंटर। मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार मतगणना, हर जगह हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखना न भूलें टिहरी का महासंग्राम, कल सुबह 8 बजे से लगातार समाचार प्लस। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth. गुंडई, फिर बने नवाब। जब धौंस पड़ी भारी, उतर गया रुबाब। सिर्फ इस्तीफा ही काफी। जी, तो एक तरफ करीब आते जा रहे हैं 2014 के लोकसभा चुनाव, तो दूसरी तरफ अपने मंत्रियों और नेताओं की दबंगई से समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी खासी परेशानी में दिख रहे हैं। इसी परेशानी ने जब नाराजगी की शक्ल अख्तियार की तो उन्होंने अपने नेताओं और मंत्रियों को नसीहत दे डाली। नसीहत, आदत और आचरण जल्दी से सुधार लो और संयम बरतो।
मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खास भी और मुश्किल भी। खास इसलिए कि जिस 7 रेस कोर्स का सपना संजोए मुलायम सिंह आज तक जी तोड़ मेहनत करते रहे, उसकी घड़ी अब करीब आती दिखाई दे रही है और सियासी समीकरण काफी हद तक उनके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बेअंदाजी दिखाने का कोई भी मौका गवा नहीं रहे हैं। जो अखिलेश सरकार की सभी विकास परख योजनाओं की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। इसको लेकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और खुद अखिलेश यादव भी वक्त अपने लोगों से संयम बरतने की अपील करते रहे हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और ताजा मामला विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह का आ गया, जिन पर गोंडा के सीएमओ के साथ मारपीट और अगवा करने का आरोप लगा है। ऐसे में मुलायम सिंह को एक बार फिर साफ शब्दों में नसीहत देनी पड़ गई। नौजवानों, आप तो अपने आचरण पर संयत रहना, कोई अंगुली नहीं उठा सके, लेकिन मंत्रियों आप लोग बचो, मंत्रीगण आप लोग बचिए। हमको कोई बात छिपी नहीं है, ये ध्यान रखना। जितने मंत्री हैं और मंत्रियों के बारे में मुझे कोई बात नहीं छिपी है। अगर वो बैठेंगे मिल लेंगे तो पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा तुम क्या क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो या कुछ मेरी नापसंद के कर रहे हैं। इससे मंत्रियों से मेरी जिम्मेदारी, हमारी अपील है कि वो अपने आचरण को बहुत ही गंभीर और संयत रखें और शिष्टाचार, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव में जिस अखिलेश सरकार के कामों का ब्यौरा लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, उसी चुनाव में विपक्षी पार्टियां उनके मंत्रियों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा लेकर उतरेंगी, जो उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इसके लिए उन्होंने मायावती सरकार का उदाहरण भी दिया। बेरोजगारी का भत्ता दो, तो रोजगार ऐसा नहीं है। एक बहुत षड्यंत्रकारी हमारे विरोधी वो प्रचार कर रहे हैं कि नौकरी क्यों नहीं देते हैं, रोजगारी का भत्ता क्यों देते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार रोजगार भी देगी, नौकरी भी देगी और बेरोजगारी का भत्ता भी देगी। बहरहाल मुलायम सिंह जी ने अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी। अब देखना यह है कि कान में रुई डाले बैठे उनके मंत्रियों के कान में उनकी बात कब पहुंचती है। अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। तो रामाश्रय कुशवाहा साहब हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियोज में। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के मजबूत स्तंभ हैं। आप हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कुशवाहा जी, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। प्रमोद तिवारी जी जो कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम इंडोर्स करते हैं उस चीज को कि अगर कोई भी नेता, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह जी हो, आप हो, पाठक जी हो, कोई भी हो, अगर वो राजनीति में अच्छे आदर्श, अच्छे मानक तय करता है तो उसकी तारीफ पब्लिक फोरम पे होनी चाहिए। हम भी अखिलेश जी की तारीफ कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, अखिलेश जी ने जो किया अच्छा किया, लेकिन अगर ये 24 घंटे 48 घंटे पहले होता तो और अच्छा होता। मोहन सिंह साहब भी ये कह रहे हैं। देखिए, अपनी जगह सब सैद्धांतिक बातें हैं जो आप कर रहे हैं, वो भी आपकी बात बिल्कुल सच है, और जो आवाम कह रहा है वो भी सही है। हाँ। आवाम ये चाहता है कि कोई बात हुई है तो तुरंत उसका निराकरण होना चाहिए। हाँ, हाँ। निराकरण करने के लिए समय, फिर वही मैं कह रहा हूं, कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए समय की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ। उसके लिए अब जनता तो ये चाहेगी कि तुरंत हो जाए। हाँ। हमारा मीडिया भी चाहता है कि तुरंत हो जाए। हाँ। लेकिन कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए तो समय चाहिए, जांच चाहिए, देखना चाहिए। कोई किसी पर कोई कार्यवाही, या आपने तो खैर मैसेज कर दिया, आपने मीडिया से दिखा दिया कि ये रात में दुर्घटना हुई है, उसी के तुरंत बाद संज्ञान में लिया गया और उसका वो पूरा रिजल्ट है आपके सामने आज इस्तीफे के रूप में। और आगे भी कार्यवाही, जैसा कि हमारे सभी कानूनविद जानते हैं कि उनके परिवार की तरफ से
यदि ये मांग की जाएगी, ये लिख करके दिया जाएगा तो FIR दर्ज होगा और आम आदमी की तरह गिरफ्तारी भी होगी। कुशवाहा जी, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, पूरी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से, कि उन्होंने अभी आप लोगों के सामने, हमारे 18 करोड़ दर्शकों के सामने फोन पर हमसे ये कहा कि हाँ रात के वो आए थे, हमारे साथ दुर्व्यवहार तो किया ही किया, अब मैं मानसिक तौर पे परेशान हूं, मानसिक मुझे दिक्कत भी हुई है, और वो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें फेरबदल करवाना चाहते थे। क्या ये 4 महत्वपूर्ण बातें विनोद कुमार सिंह के खिलाफ शासन स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या अभी भी लिख के चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बयान, देखिए कोई भी कार्रवाई होती है तो लिखित रूप से होती है। अच्छा, उनका बयान है और उस बयान का संज्ञान लिया जा रहा है। हाँ। दुर्घटना जो हुई, घटना हुई, उसका भी संज्ञान लिया गया। हाँ। आपने देखा। हाँ। अब लिख करके ये जो बयान इनका आ रहा है, लिख के भी तो देना चाहिए ना, देना चाहिए कि साहब हम ये चाहते हैं। हाँ। और मेरे साथ ये हुआ है। हाँ। ये तो देना पड़ेगा इनको। अच्छा, अगर लिख के दिया जाता है तो क्या ये सूरत भी बन सकती है कि अति पराक्रमी, अति बाहुबली और संत प्रकृति के माननीय विनोद कुमार सिंह साहब को जो है ये समाजवादी पार्टी में अभी तो मंत्री पद से हटाया गया है, लेकिन फिर इनके पर और कतरे जाएं? क्योंकि ये कहना कि पार्टी से बाहर निकाला जाएगा ये बेमानी है, सवाल पूछना ही गलत होगा मुझे लगता है। देखिए, माननीय नेताजी इसका फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, हम लोग सीनियर्स लोग बैठेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। हाँ। ये बैठ करके पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्णय होगा कि किसी नेता के बारे में कोई एक आदमी फैसला तो लेता नहीं है। ठीक है। और माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये लगातार सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। हाँ। उनके पास खबरें भी आ रही हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से हम सीनियर्स लोग बैठ करके सभी लोग बात करेंगे। नहीं, हमने बात इसलिए पूछी आपसे कुशवाहा जी कि आपकी जो बात, जहां तक मैंने देखा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सरकार बनने के पहले भी, सरकार बनने के बाद भी, आपकी बात कटती नहीं है। आपने जितनी बार समाचार प्रेस पर लाइव आकर या फोन पर आकर जिस जिस मुद्दे के बारे में जो जो कहा, अक्षरशः वैसा ही हुआ और तत्काल हुआ, तुरंत हुआ। देखिए, जो मेरा आप संज्ञान व्यक्तिगत रूप से यदि ले रहे हैं तो मैं जो भी बात अब तक बोला हूं मीडिया के सामने, तो जनहित में बोला हूं और समाजवादी पार्टी को या किसी भी सरकार को, जिस पार्टी में है उस सरकार को क्या करना चाहिए वही बोला हूं। और जब पॉजिटिव बात हम रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसका संज्ञान लेती है और उसमें कार्रवाई करती है। और वो आपको लगता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो मैं बोलता हूं उसमें कार्रवाई तुरंत होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मेरी बात का संज्ञान इसलिए ले लेते हैं और उसमें कार्रवाई करते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज भी आप कुछ बोले। आज आप दिल्ली में हमारे स्टूडियोज में आए, कुछ ऐसा बोल के जाएं, कम से कम हमारे 18 करोड़ जो दर्शक हैं वो गदगद हों, वो आपकी भी तारीफ करें और अखिलेश जी की भी तारीफ करें। देखिए, इस बात को हमने कल भी कहा था और उसके पहले भी कहा था जब ये घटना हुई थी गोंडा में, कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मंत्री हो या विधायक हो। अब ये जो बातें आ रही हैं सीमो साहब की, और जैसा वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखा गया है, तो उसी स्तर की भी कार्रवाई आगे होगी। हाँ। ये हम आपको निश्चित करा देना चाहता हूं कि कार्रवाई। जी, मैं साधुवाद देना चाहता हूं आपको कि पूरी ईमानदारी से आप जनहित के बारे में साफ गोई से बात कहते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप बात कहते हैं और इसीलिए आपकी बात सुनी जाती है। शुभकामनाएं कि आगे भी आपकी बात सुनी जाती रहे और जनहित में आप इस तरह की बातें समाचार प्रेस पर रेगुलरली कहते रहें। पाठक जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, एक बड़ी गंभीर घटना, ठीक है, पंडित सिंह और गोंडा के सीएमओ का जो प्रकरण हुआ वो ठीक है, लेकिन आज माननीय राष्ट्रपति जी लखनऊ में थे और उन्होंने जब स्वास्थ्य महकमे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रति 1000 पर 0.06% डॉक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में आप एनआरएचएम से लेकर के लगातार जो सीएमओ की हत्या हुई, डॉक्टर जिस तरह से चोट लग रही है, जिस तरह से जनप्रतिनिधि उन पर हमला कर रहे हैं, आप देखिए कि जिस तरह से एक तो डॉक्टरों की कमी है, दूसरे जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो आम आदमी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। किसे मंत्रिमंडल में रखना है, किसे निकालना है, यह मुख्यमंत्री का विवेक है। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार कराया, यह घटना हुई, चैनल ने दिखाया। ये लेकिन सामान्य स्थिति जो स्थिति हो रही है कि डॉक्टर नहीं है, आईएएस अफसर के साथ ये व्यवहार होता है, विधायकों पर आरोप है, और मुख्यमंत्री का मैं भी तारीफ करता हूं कि उस सीएमओ ने
इन 3 दिनों में सरकार के सद प्रयासों से सरकार की कार्रवाई से वो संतुष्ट हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नए उद्योग को जन्म दिया, अपहरण को, उसके लिए भी धन्यवाद। आपने भी प्रोमो में दिखाया लगातार कैसे कैसे धमकियां मिल रही हैं, कैसे कैसे अपहरण हो रहे हैं, मेरठ से लेकर के बाकी सब जगहों की देख लीजिए। तो धन्यवाद की जो घटना है वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा कि आज जो मुलायम सिंह ने अपना भाषण दिया लोहिया जी की पुण्यतिथि पर, उस भाषण के सूत्र पकड़ने चाहिए। राम आश्रय जी उनको देख रहे होंगे, पाठक जी देख रहे होंगे, तो जो भाव मुद्रा थी मुलायम सिंह जी की वो आक्रोश से भरी थी जब वो बोल रहे थे। वो वात्सल्य का भाव नहीं था। हमने उनका वात्सल्य का भाव भी देखा पार्टी को संबोधित करते हुए, एज ए फादर गदगद होते हुए वो देखा। लेकिन आज उनके चेहरे पर तमक थी, गुस्सा था, तंज था, और उन्होंने कहा कि हमको सबकी करतूत मालूम है, अकेले आओगे तो बता दूंगा क्या क्या कर रहे हो। ये बात क्यों बोली? उनको पता था कि कैमरा लगे हैं यहां, लेकिन उनको शायद लगा कि नहीं, पानी नाक से ऊपर जा रहा है इसलिए बोलना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने यही कहा कि अकेले आओगे तो बता दूंगा, और ये सब इसी रास्ते सारे संत चलते रहे तो हो सकता है मुलायम सिंह को वो दिन फेस करना पड़े कि उनको मीटिंग में इनके नाम लेने पड़े कि भाई ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे। ठीक बात। अभी तो उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा है कि अकेले आओगे तो करतूत बता दूंगा। ये मत समझना मुझे पता नहीं। मैं कहूंगा पार्टी के जो लीडरशिप है, और खासतौर पर मैं बार बार मुलायम सिंह जी का जिक्र करता हूं, वह समाजवादी पार्टी और सरकार के संरक्षक हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाहुबलियों, पराक्रमियों, दबंगों, महाप्रभुओं को नियंत्रण में रखें। नहीं तो ये लोग उनकी सारी राजनीतिक तपस्या को ध्वस्त कर देंगे। ये मानना पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री हो, वो युवा हो या बुजुर्ग हो, ठीक है, तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक कि उसकी टीम अनुशासित नहीं होगी। अमिताभ जी, आपने माननीय मुलायम सिंह जी यानी नेताजी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी आप बयान सुन रहे थे, भाषण सुन रहे थे। उनके भाषण से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि वो सरकार और जनता को यदि चुनना होगा तो वो जनता के साथ खड़े नजर आएंगे। वो जनता का पक्ष रखना चाहते हैं, सरकार का पक्ष नहीं रखना चाहते। ठीक बात है। और इसीलिए हिदायत दिया है माननीय नेताजी, सरकार और जनता के बीच में यदि किसी के साथ खड़ा होना दिखेगा तो माननीय मुलायम सिंह जी जनता के सामने, ठीक बात, जनता के और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। मुलायम सिंह जी की जो नसीहत है, इस नसीहत का जो असर है वो नेताओं पर, मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। समाचार प्लस पर आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करने का वक्त हो गया है। पाठक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज में आए। बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। और अब बात हम उत्तराखंड की कर लेंगे, जहां सभी की जुबान पर एक ही चर्चा है कि आखिर टिहरी का मैदान कौन मारेगा। तो साहब, कल यानी 13 अक्टूबर को टिहरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजे सामने आने से पहले ही संख्या 13 को लेकर बहस शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अंक 13 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए लकी नंबर है। अब देखना यह है कि क्या यही लकी नंबर उनके बेटे साकेत के लिए भी लकी होता है। सियासी अंक गणित में संख्या 13 का खास महत्व है। यही वो अंक है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खूब छकाया। लेकिन यही 13 का अंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए हमेशा से लकी साबित होता रहा है। देखिए ना, बहुगुणा साहब ने सूबे की कमान 13 मार्च को संभाली। फिर जब सितारगंज चुनाव की बारी आई तो नामांकन के लिए भी उन्होंने 13 जून का दिन चुना, और जब सितारगंज की जनता ने उन्हें जिता दिया तो विधायक पद की शपथ भी उन्होंने 13 अगस्त को ही ली। इससे पहले सितारगंज चुनाव का रिजल्ट भी 13 जुलाई को आया था। अब एक बार फिर जब उनके बेटे साकेत बहुगुणा चुनावी मैदान में दस्तक दे रहे हैं तो यही 13 का अंक एक बार फिर सामने खड़ा है, जिस दिन उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। क्योंकि 13 अक्टूबर को टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना होगी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 13 नंबर विजय बहुगुणा के लिए हमेशा से भाग्यशाली रहा है, वो ही 13 नंबर साकेत के लिए कितना लकी साबित होता है। वैसे बहुगुणा के लिए 13 का चार्म देखते हुए कांग्रेस मानकर चल रही है कि जो अंक पिता के लिए लकी साबित हुआ, वही 13 अंक उनके बेटे यानी साकेत के लिए भी शुभ साबित होगा। 13 माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शुभ है और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव हुआ है उपचुनाव, और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ से लेकर और विधानसभा में नामांकन में भी 13 के ही दिन उन्होंने नामांकन किया, तो उसके अच्छे नतीजे आए हैं। और मुझे इसी विश्वास है कि जो मैं टिहरी की महान जनता को ही इसका श्रेय दूंगा और उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनसे मुझे पूरी उम्मीद है टिहरी की महान जनता से कि वो कांग्रेस को विकास के नाम पर जो हमने जनता के बीच में गए हैं, हमें उनका आशीर्वाद सहयोग। उधर दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके लिए ये अंक हमेशा से दुर्भाग्यशाली रहा है। चाहे 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को झटका लगने का मामला हो या फिर सितारगंज से बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश पंत की हार का मामला, हर जगह इस अंक ने बीजेपी को परेशान किया। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि इस बार ये 13 का अंक उसके लिए जरूर लकी साबित होगा। टिहरी का मैदान बीजेपी ही मारेगी। नहीं, टुटकेबाजी नहीं, अब इस बार नहीं चलेगी। पहले हो सकता है एक बार चल गई होगी, लेकिन इस बार 13 का अंक उनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं। अब किसका दावा सही साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। 13 का अंक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ है। सीएम ने न सिर्फ 13 तारीख को सितारगंज उपचुनाव के लिए नामांकन किया था, बल्कि 13 तारीख को ही विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। अब एक बार फिर टिहरी उपचुनाव की मतगणना भी 13 अक्टूबर को हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 13 का टोटका क्या उनके पुत्र को भी फलदायी साबित होगा या नहीं। कैमरामैन बिंदा तुड़ी के साथ में राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। और सुबह 8 बजे से आप मेगा कवरेज देखेंगे। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी दफ्तर में भी देहरादून में, कांग्रेस दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री आवास पर भी, और जहां काउंटिंग हो रही वहां पर भी, हर जगह पर हमारे संवाददाता रहेंगे। सुबह 8 बजे से मैं खुद आपके साथ रहूंगा स्टूडियोज में, दिल्ली में। लेख के बाद एक दिल्ली में जो तमाम नेता हैं उनसे भी हमारी रिएक्शन लेने का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले सबसे भरोसेमंद तरीके से टिहरी लोकसभा उपचुनाव के जो नतीजे हैं, हर एक राउंड के नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी छोटी बड़ी खबरें पढ़ने और लाइव वीडियो देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.समाचारप्लस.com पर। जी, ये मेरे हाथ के ठीक नीचे देखिए। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करना है तो समाचारप्लसnoida@gmail.com पर आपकी ईमेल मैं खुद रोज देखता हूं। और कोई भी खबर अगर आप हमें देना चाहते हैं, कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।